The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। हमारा समय वीडियो का समय है। जैसे ये एक वीडियो है जो आप देख रहे हैं। अगर किसी हादसे को, किसी वाकये को वीडियो में कैद कर लिया जाए तो उसके अंत तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हाथरस में एक घटना हुई, एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ और जैसे तंत्र चौकन्ना हो गया। वीडियो बंगाल से भी आ रहे हैं, बयानों के वीडियो, क्योंकि यहाँ पर चुनाव है, और वीडियो आ रहे हैं जश्न के गुजरात से, क्योंकि वहाँ चुनाव थे और उनके नतीजे आ गए जहाँ पर कांग्रेस ने बुरी तरह से जमीन खोई है। इन सब के बारे में विस्तार से आज बात करेंगे। बंगाल, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, कांग्रेस का नया झगड़ा, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का असम दौरा, कोविड में आज किन माननीयों ने टीके लगवाए, इन सब पर बात। लेकिन सबसे पहले दिन का ये वीडियो। ये वीडियो उत्तराखंड का है, चमोली जिले के गैरसेण का। सूबे की राजधानी यही प्रस्तावित थी मूल आंदोलन में। 1 मार्च से यहाँ विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। भीतर विधायक चर्चा कर रहे थे और बाहर चर्चा के लिए जुट गए नंदप्रयाग घाट विकास खंड के रहने वाले ग्रामीण। इनकी एक मांग थी जिसको लेकर ये 87 दिनों से आंदोलन कर रहे थे और अब सत्ता के दरवाजे पर आ गए थे। क्या मांग रहे थे ये? 19 किलोमीटर लंबी एक सड़क को चौड़ा कर दिया जाए। यहाँ पर एक नए किस्म के भाषिक प्रयोग पर भी ध्यान दीजिएगा। सरकारों में शब्द चलता है चौड़ीकरण का, तो ये चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे और इसी के लिए 150 से ज्यादा वाहनों में भरकर 1000 लोग विधानसभा पहुंचे। उनका कहना था कि 2 मुख्यमंत्री प्रॉमिस कर चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। फिर विधानसभा के गेट पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। इसके बाद हुआ लाठीचार्ज। गांव वालों ने भी पत्थरबाजी की। दोनों तरफ से लोग घायल हुए। पुलिस ने 22 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए और दिया ये बयान। उस पर हमने कहा कि बड़ी जांच होना चाहिए, क्यों कि जो मीडिया में जो देखने को मिला है और जो रात को जो मुझे खबर मिली, मुझे लगा कि इस पर मजिस्ट्रेटी जांच होना चाहिए, ताकि जो भी दोषी है, अगर कोई दोषी है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा, और अगर कोई निर्दोष है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। सर, ये रोड मंजूर थी और ये कहीं आपको लगता नहीं के लिए पहले ही कहा है कि हर ब्लॉक में सामने अभी जो हमारे मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट है उसके मुताबिक जब हम 1.5 लेन की सड़क वहाँ पर बनती है, जहाँ पर कम से कम 3000 व्हीकल ये प्रतिदिन वहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर केवल 300 व्हीकल चलते हैं। लेकिन मैंने पिछले महीने 28 तारीख को अल्मोड़ा में एक घोषणा की थी कि हम सभी ब्लॉक मुख्यालयों को, जिन पर ट्रैफिक कम है, उनको 1.5 लेन से जोड़ेंगे, और जिन पर ट्रैफिक ज़्यादा है, जैसे मैदानी जनपद है, उन पर ट्रैफिक काफ़ी होता है, तो उसको डबल लेन से जोड़ेंगे। ये मैंने घोषणा किया था। फिर मैं बीच में जब आपदा के समय आया था तो उस समय मैंने गोपेश्वर में भी ये बात, आपदा से पहले जब मैं आया था तब भी मैंने एक बात की। मैं समझता हूँ कि कुछ तत्व ऐसे हैं कि जो इस बहाने अपनी राजनीति करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। बाकी
वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि भ्रम हमने पहले ही दूर कर लिया। बुनियादी मांगों के लिए लोकतंत्र का ये नजारा है टकराव से भरा। दिन की वीडियो से अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की। इसके लिए कोविन पोर्टल पर अब तक 50 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। कल हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन का आम पब्लिक के लिए पहला दिन था और करीब 1,28,000 लोगों को इसकी डोज दी गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। आज भी लोगों में वैक्सीन के लिए उत्साह दिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, क्रिकेट कोच रवि शास्त्री और एक्टर और नेता कमल हासन समेत कई लोगों की तस्वीरें वैक्सीन लेते हुए सामने आई। वैसे सामने एक दुखद खबर भी आई, कोरोना से ही जुड़ी। मध्य प्रदेश के खंडवा से लोकसभा के सांसद नंद कुमार चौहान का निधन हो गया। 68 साल के नंद कुमार 11 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। पहले उनका भोपाल के अस्पताल में इलाज चला, तबीयत बिगड़ी तो गुरुग्राम के मेदांता लाए गए। नंद कुमार का पॉलिटिकल करियर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था। पहले वो शाहपुर में नगर पालिका के चेयरमैन रहे। 1985 में बुरहानपुर से विधायक बने और 1996 में पहली दफा लोकसभा के लिए चुने गए। कुल 6 बार वो चुनाव जीते। 2014 से 2018 तक उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। दूसरी सुर्खी आई कोर्ट से। टीआरपी स्कैम से जुड़ी है ये सुर्खी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने टीवी चैनलों के रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी में कथित हेरफेर के मामले में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थ दास गुप्ता को जमानत दे दी है। बार्क ही वो संस्था है जो टीआरपी की मॉनिटरिंग करती है। दास गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी चैनल के साथ मिलकर टीआरपी में हेरफेर की। दास गुप्ता को 24 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वो मुंबई की तलोजा जेल में थे। पिछले महीने सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज की थी और फिर वो हाई कोर्ट में गए थे। अगली सुर्खी चुनावी राज्य असम से है। असम दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चाय बागानों में पत्तियां तोड़ती और संवाद करती नजर आईं। फिर उन्होंने तेजपुर की सभा में कांग्रेस के एजेंडा का ऐलान किया, जिसमें सबसे खास था कि हम सीएए को लागू नहीं होने देंगे। वो 5 गारंटी क्या है? वो 5 गारंटी ये है कि सबसे पहले जब हमारी सरकार बनेगी तो ये कानून लागू होगा जिसके तहत यहां पे लागू नहीं हो पाएगा। ये सबसे पहली है। दूसरा कि बिजली के 200 यूनिट आपको मुफ्त में मिलेंगे हर महीने। इसका मतलब है कि 1400 रुपए आपके बच जाएंगे बिजली के बिल से हर महीने। तीसरा गारंटी कि जो मेरी बहनें घर संभालती हैं, अपनी मेहनत से अपने पूरे परिवार की परवरिश करते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं और सबका देखभाल करती हैं, जिनको आज तक पूरी तरह से सम्मान नहीं मिला, उन बहनों को 2000 रुपए हर महीने गृहिणी सम्मान के तौर पर मिलेगा। चौथा गारंटी ये है कि देखने दीजिए कि चाय के बागान में गई थी मैं आज सुबह। चाय के बागान की महिलाओं से जब मैं मिली तो उन्होंने अपने हाथ दिखाए मुझे कि यहां से उनकी उंगलियां एकदम सख्त हो गई हैं। सुबह से शाम तक धूप में काम करती हैं, कोई सुविधा नहीं है और मात्र उनको 167 रुपए मिलते हैं। तो चौथी जो गारंटी है वो गारंटी खास उन महिलाओं के लिए है, उन श्रमिकों के लिए है जो चाय के बागान में काम करती हैं। और क्या गारंटी है ये कि उनको 365 रुपए का वेतन मिलेगा। मुझे मालूम है कि आपको पहले भी इस तरह के वादे किए गए और मुझे मालूम है कि जिन्होंने कहा था कि 350 का वेतन मिलेगा, उन्होंने सिर्फ पिछले हफ्ते चुनाव से पहले 217 का वेतन आपको वादा किया है कि मिलेगा, लेकिन आज तक वो भी नहीं मिल रहा है। तो मैं जानती हूं कि आपकी उम्मीद कम है, लेकिन यहां खड़े हुए मैं कहना चाहती हूं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, ये वादा नहीं
आपको गारंटी होगा कि आपका वेतन 365 रुपए आपको हर रोज मिलेगा। पांचवा जो गारंटी है उसके तहत कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरियां बनेंगी। चौथी और सबसे बड़ी सुर्खी गुजरात से है। गुजरात में स्थानीय निकाय के ग्रामीण अंचल के चुनाव नतीजे आ गए हैं। कुल 31 जिला पंचायतें हैं जहां पर चुनाव हुए और बीजेपी ने रिकॉर्ड कायम करते हुए पहली बार सभी 31 जिला पंचायतों में बहुमत हासिल कर लिया, जीत हासिल कर ली। इनको कितना बड़ा माना जाए, यूं समझिए 2015 में जब इन 31 जिला पंचायतों पर चुनाव हुए थे तब 22 पर कांग्रेस जीती थी और 7 पर भाजपा। और इस दफा कांग्रेस एक भी जिला पंचायत में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। अपने दबदबे वाले अमरेली, साबरकांठा, जामनगर और आणंद जैसे इलाकों में भी कांग्रेस बुरी तरह हार गई। नगर पालिका और तहसील पंचायत में भी कांग्रेस का यही हाल हुआ। बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। इस चुनाव में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के कई नामी चेहरे भी ढेर हुए। 2 उदाहरणों से समझिए। कांग्रेस के विधायक निरंजन पटेल पेटलाद नगरपालिका की 2-2 सीटों से लड़े थे, दोनों पर हार गए। कई कांग्रेसी विधायकों और दिग्गजों के रिश्तेदारों का भी यही हाल रहा। एक और चर्चित पार्टी है भारतीय ट्राइबल पार्टी। इसके मुखिया और विधायक हैं छोटू वसावा। उनके बेटे दिलीप वसावा भी चुनाव हार गए। हार के बाद होती है पॉलिटिकल हेड हंटिंग। पहला इस्तीफा आया राहुल गांधी के करीबी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा का। फिर कांग्रेस विधायक दल के नेता परेश धनानी ने भी इस्तीफा दे दिया। ग्रामीण इलाकों को गुजरात में कांग्रेस का परंपरागत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस दफा ये सच्चाई पूरी तरह बदल गई। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को यहीं पर बड़ी सफलता मिली थी। इससे पहले 24 फरवरी को नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम आए थे। नगरीय इलाकों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने वहां भी अपने गढ़ को बरकरार रखा था और सभी 6 नगर निगमों अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, भावनगर और राजकोट पर जीत दर्ज की थी। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। 1 मार्च 2021 सोमवार की शाम हाथरस जिले के नौरजपुर गांव में एक किसान अपने खेत में था। परिवार के लोग भी जो खाना लेकर आए थे। अचानक वहां कुछ लोग गुस्से में पहुंचते हैं, तू मैं में होती है और फिर गोलियां चलती हैं। ये गोलियां किसान के जिस्म में पैबस्त हो जाती हैं। वो लहूलुहान होकर वहीं गिर जाता है। आरोपी आराम से भाग जाते हैं। किसान का परिवार उसे लेकर जैसे तैसे अस्पताल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उसे ब्रॉड डेड घोषित कर देते हैं। इस केस में कई परतें हैं, कई ऐसी चीज़ें जो समाज के स्तर पर हमें सोचने के लिए मजबूर करेंगी और यूपी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करेंगी। हम आपको हर परत दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये बयान। क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। आज दिनांक 1/3/2021 को सासनी पुलिस को लगभग 4:30 बजे सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम नौजलपुर में अमरीश नामक व्यक्ति को गौरव शर्मा तथा उसके 3 अन्य साथियों ने मिलकर गोली मार दी है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जाता है, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में परिजनों द्वारा कुछ लोगों को नामजद कर तहरीर दी जा रही है। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जब पुलिस जांच की बात कह रही थी, उस वक्त अस्पताल में किसान की बेटी जार जार रो कर कह रही थी, गोली मारनी थी तो पैर में मार देते, सर में क्यों मारी। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी? क्या पहले केस चल रहा है। पहले उसने बदतमीजी करी। आज वो खेत पे क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से। ये वीडियो जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। इस लड़की का आरोप है जिन लोगों ने उसके पिता को गोली मारी, उनमें से एक शख्स गौरव शर्मा लड़की के साथ छेड़खानी करता था। साल 2018 में लड़की के पिता ने उसके खिलाफ रिपोर्ट की। इस मामले में गौरव जेल गया। 1 महीने के बाद जमानत पर बाहर निकला, लेकिन जेल जाने का जो गुस्सा था वो दिल में बना रहा। 1 मार्च के दिन गांव के मंदिर में किसान अपने परिवार के साथ पूजा के लिए गया था।
आरोपी गौरव भी अपनी पत्नी और मौसी के साथ वहां गया था। दोनों पक्षों के बीच फिर विवाद हुआ। गौरव ने किसान को धमकी दी और गुस्से में मंदिर से चला गया। किसान और उसके परिवार ने इसके बाद स्थानीय चौकी को फोन किया, अपनी जान को खतरा बताया, लेकिन चौकी से क्या कहा गया, 112 पर कंप्लेन करिए। इस बीच किसान अपने आलू के खेत में पहुंचा, आलू निकालने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी गौरव अपने परिवार के साथ, ऐसा इल्जाम है, तैयारी के साथ वहां पहुंचा और किसान की हत्या कर दी। हत्या के बाद जब मृतक की लड़की का वीडियो वायरल हुआ तो सब जगह फुर्ती नजर आने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रासुका का आदेश दिया, आईजी ने केस की प्रगति बताई और विपक्ष ने अपने हिस्से के सफाई और बयान दिए। एक एक करके सब पर नजर मारते हैं। सबसे पहले पुलिस का पक्ष। पुलिस को शाम लगभग 4:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांव नौजरपुर, जो थाना सासनी क्षेत्र में स्थित है, जनपद हाथरस में, कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और पाया कि गांव नौजरपुर के बाहर एक खेत में श्री अमरीश शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उनकी आलू के खेत में डेड बॉडी पड़ी है। गौरव उर्फ गोलू नाम के व्यक्ति ने, जो कि गांव सोंगरा का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और कल रात्रि ही में अन्य सारी विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई। मेरे द्वारा, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर मुआयना करके परिवार के लोगों के साथ में जो है घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई। 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं, उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी और पुलिस ने जो है परिवार को समस्त जो है सुरक्षा मुहैया कराई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को मौके से 5 खाली कारतूस भी मिले। ऐसा लग रहा है जैसे 2 अलग अलग तरह की बंदूकों का इस्तेमाल हत्या में किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से बाकी चीजें साफ होंगी। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी गौरव समेत बाकी 5 लोग अभी फरार हैं। दबिश दी जा रही है। कानून व्यवस्था को अपनी पूंजी बताने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ वो चौतरफा राजनीतिक हमलों से घिरे हैं और इस बीच उन्होंने एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया। उधर पीड़ित परिवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। उसने बोला था मेरे पापा को फोन करके कि मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में, ये कर दूंगा, और मेरे पापा को खूब धमकी भी दी है, उसने केस वापस नहीं लेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो कौन है ये? गुंडा है, नेता है, क्या है? मतलब इसके बारे में कुछ आप यही लोकल का है, कुछ बताएंगे? लोकल का ही है, इसके ऊपर हाथ है नेताओं का। कौन से नेताओं का? सपा के नेताओं का हाथ है इसके ऊपर। समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है ये। समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो फेसबुक पे फोटो भी डालता है उन लोगों के साथ में। ठीक है, उन्हीं का हाथ है इसके ऊपर। तभी तो इसकी इतनी हिम्मत होगी जब मेरे पापा पे गोली चला दी इसने। और इसके बाद ट्विटर पर लाल टोपी वाला गुंडा ट्रेंड करने लगा। लाल टोपी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम कार्यकर्ता लगाते हैं। पिछले दिनों विधानसभा के सत्र में भी इसे लेकर मुख्यमंत्री और विपक्षी दल के विधायकों के बीच वाद विवाद हुआ था। सपा नेताओं ने अपनी सफाई में आरोपी की बीजेपी के अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम और सादाबाद से विधायक रामवीर उपाध्याय के साथ तस्वीरें रिलीज की और कहा सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। इसके बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी याद कीजिए जब विकास की हत्या हुई थी उसकी मां से क्या कहलवाया था इन्होंने, आप भूल गए वो बात? इन्होंने ये प्रचार किया कि समाजवादी पार्टी से वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे। ये भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करते हैं। इनसे ज्यादा साजिश करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, झूठ बोलने वाला कोई नहीं हो सकता। प्रतिक्रियाएं दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से भी आईं, उन पर भी ट्विटर पर खूब चर्चा हुई। लेकिन एक चर्चा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि हमारे समाज में छेड़खानी क्या अपराध है, अगर है तो पुलिस इस पर सख्त क्यों नहीं होती, इस तरह की शिकायतों पर फौरन कार्रवाई क्यों नहीं करती।
राजनीति अपनी रफ्तार से चलती रहेगी, याद करेगी, भूल जाएगी। लेकिन हम इस खबर से चलने से पहले उस व्यक्ति के आखिरी सफर की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो गुजर गया। एक आदमी जो अपनी बेटी के मान के लिए खड़ा हुआ और अब उसी बेटी को, उसी आदमी को, अपने पिता की अर्थी को कंधा देना पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इस तरह के अपराधों पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। सवाल पुलिस से भी पूछे जाने चाहिए जो चौकी पर आए फोन को 112 पर टालती है और मामला बड़ा हो जाता है तो सब मैदान पर नजर आने लगते हैं। सवाल राजनेताओं से भी पूछिए कि इन शोहदों को शरण कौन देता है। बड़ी खबर में अब बात बंगाल की करेंगे, लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश चलेंगे। जी, कनेक्शन है। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। मीडिया रप्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। इस दौरान भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देश एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CAPA का ऐलान कर सकते हैं। इसकी तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही है और इन्हीं तैयारियों के बीच हम जानते हैं कि बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो गया। बांग्ला अखबार आनंद बाजार पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के संत हरिचंद ठाकुर के जन्म स्थान ओराकंडी और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के पुश्तैनी घर टुगीपाड़ा जाएंगे। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ मतुआ समुदाय से आने वाले सांसद और बीजेपी नेता शांतनु ठाकुर भी जाएंगे। मतुआ समुदाय की एक बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल में रहती है। इसका प्रभाव करीब 30 विधानसभा सीटों पर है। CAA के ऐलान के बाद इस समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया था, क्योंकि समुदाय के काफ़ी लोग अब तक भारत की नागरिकता से वंचित हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन CAA लागू होने में देरी की वजह से इस समुदाय में भ्रम की स्थिति भी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने मतुआ समुदाय के धार्मिक शहर ठाकुरनगर में जनसभा की थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के संभावित बांग्लादेश दौरे पर मतुआ समुदाय के धार्मिक स्थलों पर जाने को बंगाल चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी को बंगाल की सत्ता पर कब्जा करना है तो मतुआ समुदाय के समर्थन के बिना संभव नहीं। बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचारकों का मंच भी सजने लगा है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालदा में रैली की। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा कि सरकार ना तो गौ तस्करी को रोक पा रही है, ना ही लव जिहाद को। मित्रों, बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। अपने संबोधन में योगी ने राम मंदिर और 370 का भी जिक्र किया। ये बंगाल में योगी आदित्यनाथ की पहली रैली है और पहली रैली के लिए मालदा ही क्यों चुना गया, इसका जवाब भी उनके भाषण में ही मिल जाता है। मालदा की आबादी में 51% हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है। कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम देखें विधानसभा के हिसाब से तो यहां 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने लीड किया था और जिले की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट यानी कि मालदा उत्तर में जीत भी दर्ज की थी। दूसरी सीट मालदा दक्षिण पर कांग्रेस जीती थी और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी और जीत का फासला सिर्फ 8,222 वोटों का था। मालदा जिले से अक्सर गौ तस्करी की खबरें आती रहती हैं। पिछले दिनों CBI ने गौ तस्करी से जुड़े मामले में एनमुल हक को गिरफ्तार किया था और तृणमूल युवा मोर्चा के नेता विनय मिश्रा के घर छापेमारी की थी। मालदा से अब कोलकाता की तरफ चलते हैं। 2 दिन पहले कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की एक रैली हुई। रैली में उमड़ी भीड़ की तस्वीरें वायरल हुई, लेकिन इस भीड़ से उत्साहित कांग्रेस चुनाव की तैयारियों पर ध्यान लगाती इससे पहले ही पार्टी के 2 बड़े नेता आपस में भिड़ गए। ये नेता है पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, और दोनों के बीच टकराव की वजह बनी ISF यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन में शामिल है। आनंद शर्मा ने अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि ISF और ऐसे अन्य दलों से संबंध बनाना, कांग्रेस का गठबंधन में आना, ये पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्यसमिति पर चर्चा करने के बाद ही अमली जामा पहनाया जाना चाहिए था। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है।
पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है, उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। जब यह आरोप आया तो जवाब में अधीर रंजन चौधरी बोले, कहा कि बिना जानकारी आपको बात नहीं करनी चाहिए। सीपीआईएम बंगाल में सेक्युलर गठजोड़ का नेतृत्व कर रही है, कांग्रेस गठबंधन का अभिन्न हिस्सा है, कांग्रेस को अपने हिस्से की सारी सीटें मिली हैं, लेफ्ट फ्रंट ने अपने हिस्से से आईएसएफ को सीटें दी हैं। सीपीआईएम नेतृत्व वाले मोर्चे को आप सांप्रदायिक कहकर सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। हम जानते हैं कि आनंद शर्मा उन 23 नेताओं में हैं जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी थी। इन नेताओं को G23 भी कहा जाता है। इसी प्रसंग का जिक्र करते हुए अधीर ने आनंद पर और भी निशाना साधा और कहा, मैं कांग्रेस पार्टी के कुछ खास नेताओं से आग्रह करूंगा कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और प्रधानमंत्री की प्रशंसा में समय खराब ना करें। वे पार्टी को मजबूत करने का काम करें और उस पेड़ को काटने का काम ना करें जिसने उनका पोषण किया। इससे इतर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जो असम के दौरे पर हैं, उन्होंने भी पार्टी में गठबंधन को लेकर चल रहे अंदरूनी विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गठबंधन का समर्थन किया, लेकिन G23 पर कुछ भी बोलने से बची। उन्होंने कहा, अगर आपका इशारा बंगाल से जुड़े विवाद पर है तो उसका जवाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने दे दिया है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा के अलावा गुलाम नबी आज़ाद और दूसरे बागी नेताओं पर इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने पार्टी से जो ले लिया था वो ले लिया, अब ये लोग बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। ये तो कांग्रेस की आपसी लड़ाई की बात है। अब आप लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ गठबंधन की बात समझ लीजिए। 28 फरवरी को ही ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा था। जब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भाषण दे रहे थे, तभी आईएसएफ के नेता अब्बास सिद्दीकी स्टेज के ऊपर आए। अब्बास के आते ही भीड़ ने आवाज बुलंद की, अधीर को अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा, जिसके बाद अधीर ने अब्बास से कहा कि वो आकर भाषण दे सकते हैं। तब सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने बीच बचाव करते हुए अधीर रंजन से भाषण जारी करने के लिए कहा। अब्बास सिद्दीकी ने फिर अपना भाषण दिया और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि आपको आश्चर्य हो सकता है, जब मैंने वामपंथियों को समर्थन की बात कही तो कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लिया। मैं अपना हक मांगने के लिए यहाँ आया था, किसी को खुश करने के लिए नहीं। अगर कोई मेरा दोस्त बनना चाहता है तो दरवाज़ा खुला है। आने वाले चुनाव में सिद्दीकी उनके लिए लड़ेंगे, ये मेरा वादा है। अब्बास ने यह भी कहा कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन राज्य के कुछ नेता प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं। ये सब कुछ मंच पर हो रहा था, गठबंधन की एकता दिखाने के लिए जो रैली बनी हुई थी उसके मंच पर। सीपीआईएम ने वाम मोर्चे के कोटे से आईएसएफ को 30 सीटें दी हैं, लेकिन कांग्रेस अपने मजबूत इलाकों में मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर में आईएसएफ को सीट देने के लिए राजी नहीं है। हम जानते हैं कि आईएसएफ फुरफुरा शरीफ एक धार्मिक जगह, उसके इर्द गिर्द बनी पार्टी है। हालांकि उस जगह के जो दावेदार हैं उनमें भी कई लोग तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में हैं तो कुछ इस अलग पार्टी के समर्थन में। बंगाल से इस तरह के पॉलिटिकल अपडेट्स आते रहेंगे। मसलन यही कि आज पहले चरण के नामांकन का पहला दिन था और अभी तक किसी भी प्रमुख पार्टी ने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया। और जो भी अपडेट आएंगे हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आज के लल्लन टॉप शो को यहीं पर रोकते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।